नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। हम 2 जनवरी 2026 की सुजस बुलेटिन के जो परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 की। जी, इसका आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 को होना है। और ये जयपुर में हो रहा है? हाँ, जयपुर में JECC सीतापुरा में। अच्छा, तो इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, इसके कई उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो है राजस्थान को एक डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना। मतलब निवेश आकर्षित करना? जी, और प्रदेश को एक IT हब के रूप में विकसित करना, जिससे जाहिर है कुशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और इस समिट में कुछ खास होने वाला है? कोई बड़ी घोषणा? हाँ, बिल्कुल। इसमें उम्मीद है कि 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। 10,000? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और सबसे बड़ी बात, इसी दौरान AIML पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी। जी, ये स्टार्टअप्स और जो युवा उद्यमी हैं उनके लिए फंडिंग और मेंटरिंग का एक, कह सकते हैं कि, वैश्विक मंच होगा। एक और खास बात है, पहली बार राजस्थान में रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा फोकस है। हाँ, और इस पर कई सेक्टोरल सेशंस भी होंगे। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। मतलब 2025 में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी आई। जी। फिर ABGC XR नीति 2024 भी आई थी। हाँ, एनिमेशन और गेमिंग के लिए। और डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 भी। और अब ये AIML पॉलिसी 2026। आपने सही पकड़ा। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। जैसे कि आई स्टार्ट कार्यक्रम। इसके तहत जो आंकड़े हैं वो काफी दिलचस्प है। बताइए, अब तक 7,200 से ज्यादा स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। 7,200 से ज्यादा? जी, और इनमें 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश आया है। और रोजगार? इनसे 42,500 से ज्यादा रोजगार भी सृजित हुए हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। तो अब जरा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 पर बात करते हैं। जी, इस नीति का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। क्या लक्ष्य रखा गया है? साल 2030 तक 200 से भी ज्यादा GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर उनकी स्थापना करना। और इससे रोजगार कितना पैदा होगा? अनुमान है कि करीब 1.5 लाख रोजगार का सृजन होगा। 1.5 लाख? जी। और भारत का जो $100 अरब का GCC बाजार है, उसमें भी राजस्थान अपना योगदान देना चाहता है। इसके लिए कुछ शहरों को हब के तौर पे चुना गया है ना? हाँ, मुख्य रूप से 3 शहर हैं। कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। इन्हीं शहरों को क्यों चुना गया? कोई खास वजह? हाँ, कई वजह हैं। एक तो इनकी NCR से नजदीकी है, कनेक्टिविटी भी बेहतर है, और यहाँ अच्छी क्वालिटी का कमर्शियल स्पेस भी उपलब्ध है। और स्किल्ड प्रोफेशनल्स। बिल्कुल, कुशल IT प्रोफेशनल्स की उपलब्धता है। और दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले यहाँ कंपनी लगाने की लागत भी कम है। मतलब व्यवसाय के लिए एक अनुकूल वातावरण है। जी, बिल्कुल। ठीक है, अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। अगला विषय है ABGC XR नीति 2024। इसका पूरा नाम थोड़ा लंबा है। जी, इसका पूरा नाम है एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी नीति। तो इस नीति में मुख्य प्रावधान क्या है? मतलब सरकार कैसे मदद करेगी? इसमें जो राज्य में एनिमेशन फिल्म, गेम या कॉमिक्स बनेंगे, उन पर उत्पादन अनुदान दिया जाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन ग्रांट। जी, और एक और दिलचस्प बात है, अगर कोई कंटेंट स्थानीय संस्कृति पर आधारित है तो उसे अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी पहल है। और इसके लिए कोई संस्थागत व्यवस्था भी की गई है? हाँ, की गई है। इसमें अटल इनोवेशन स्टूडियो शामिल हैं, और एक्सेलरेटर, कोडिंग और VFX लैब और एडवांस्ड कंप्यूटिंग की सुविधाएं भी हैं। तो इस नीति का मूल उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को आगे लाना है ना? जी, स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और साथ ही नवाचार और जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसका विकास करना। समझ गया। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। अब बात करते हैं डेटा सेंटर इकोसिस्टम की। राजस्थान सरकार डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करेगी। जी, और इसमें भामाशाह राज्य डेटा सेंटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बारे में कुछ और बताइए। ये कैसा डेटा सेंटर है? ये 800 रैक क्षमता वाला एक Tier 4 स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर है। Tier 4 मतलब ये बहुत एडवांस्ड है। जी,
ये सबसे ऊंचे स्तर का होता है और ये पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाला है। अच्छा। असल में ये देश का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर है वाह। और ये हमारी सारी ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का आधार है। तो इस पूरी डेटा सेंटर पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला तो है राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र बनाना। ठीक है। दूसरा, डेटा स्टोरेज और उपयोग की जो बढ़ती जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना। और तीसरा? निजी क्षेत्र को भी डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। निजी क्षेत्र के लिए क्या प्रोत्साहन है? कई प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे 10 साल तक 10 से 20 करोड़ रुपए का वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। और कोई खास ऑफर? हाँ, जो पहले 3 डेटा सेंटर्स 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगे उन्हें 25% अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा। इसके अलावा 5 साल तक 5% ब्याज अनुदान है। बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100% की छूट है। जमीन और बाकी शुल्कों में भी कोई रियायत है? जी, भूमि भुगतान में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। स्टैम्प ड्यूटी, रूपांतरण और विद्युत शुल्क में भी छूट है। और 10 करोड़ रुपए तक के बाह्य विकास शुल्क से भी छूट दी जाएगी। तो इस पूरे इकोसिस्टम का राज्य पे क्या असर पड़ेगा? असर काफी बड़ा होगा। इससे आईटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। और निवेश और रोजगार? उनमें तो जाहिर तौर पर वृद्धि होगी ही, और कुल मिलाकर राज्य की जो डिजिटल क्षमता है वो और मजबूत होगी। बिल्कुल। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। अगली नीति है AI/ML पॉलिसी 2026। जी, इसके उद्देश्य क्या है? इसका एक मुख्य उद्देश्य तो ई गवर्नेंस का विस्तार करना है। और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक जिम्मेदार, नैतिक और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को और तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। इस नीति के मुख्य प्रावधान क्या होंगे? इसमें AI आधारित जो साइबर अपराध हैं उनकी रिपोर्टिंग और समाधान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया होगी। ये बहुत जरूरी है। जी, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की जाएगी। अच्छा, ताकि इस क्षेत्र में और रिसर्च हो सके। हाँ, और निवेश एवं नवाचार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की। जी, इस योजना के तहत अब तक 34,704 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। और इस पर खर्च कितना हुआ है? 2023-24 से लेकर अब तक इस पर 142.62 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस योजना में सहायता राशि कितनी मिलती है? ये अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग है। जैसे SC, ST और अल्पसंख्यक BPL परिवारों की कन्याओं को 31,000 रुपए मिलते हैं। और बाकी श्रेणियों के लिए? अन्य BPL, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारक, विधवा, विशेष योग्यजन, पालनहार लाभार्थी और महिला खिलाड़ियों की कन्याओं को 21,000 रुपए दिए जाते हैं। और इसमें शिक्षा के लिए भी कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन है? हाँ है। अगर कन्या 10वीं पास है तो 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। और अगर ग्रेजुएट है? तो 20,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताइए। सुना है वो पूरी तरह से डिजिटल है? जी, पूरी व्यवस्था डिजिटल है। इसे जन आधार से एकीकृत किया गया है। तो आवेदन कैसे करना होता है? अपनी SSO ID के जरिए SGMS पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। और पैसा? भुगतान सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में होता है और जो दस्तावेज हैं वो जन आधार से अपने आप ही फैच हो जाते हैं। आवेदन कब तक कर सकते हैं? विवाह के 1 साल तक आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का इतिहास भी काफी लंबा है ना? जी, इसका विकास कई चरणों में हुआ है। 1997-98 में ये विधवा पुत्री विवाह अनुदान के रूप में शुरू हुई थी। अच्छा। फिर 2005 में इसमें SC, ST, BPL जोड़े शामिल हुए। 2016-17 में इसका नाम सहयोग एवं उपहार योजना किया गया। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नाम कब पड़ा? ये नाम 2020 में दिया गया। चलिए, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। हमारा अगला विषय है पंच गौरव कार्यक्रम। अच्छा, पंच गौरव कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय उत्पादों को प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का आधार बनाना। एक तरह से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना। जी बिल्कुल। स्वदेशी भावना को बढ़ावा देना और सहकारिता को सामूहिक प्रगति का माध्यम बनाना। और जो स्थानीय और विशिष्ट उत्पाद है उनका संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन करना। इसके लिए मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं? उन्होंने जन सहभागिता और जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल देने को कहा है। खासतौर पर युवाओं के लिए? जी, खासतौर पर विद्यार्थियों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देने और आम जन का कार्यक्रम से जुड़ाव बढ़ाने के लिए कहा गया है। और स्कूलों में? विद्यालयों में छात्र छात्राओं को अपने जिले की विशिष्ट पहचान से अवगत कराने के निर्देश हैं। इसमें वन विभाग की भी कोई भूमिका है? हाँ, वन विभाग की भूमिका है। स्थानीय विशेषता पर आधारित पौधे तैयार करना और वृक्ष मित्रों की नियुक्ति करना। इसके अलावा और कोई निर्देश? हाँ, कृषि उत्पादों की नवाचार आधारित ब्रांडिंग करने को कहा गया है।
पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का विकास करने और स्थानीय रोजगार सृजन के साथ पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश भी हैं। इस पर कोई बैठक भी हुई थी? जी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। उस बैठक में क्या हुआ? बैठक में कार्यक्रम की प्रगति और जो भावी कार्ययोजना है उस पर चर्चा की गई। तो इस कार्यक्रम का समग्र महत्व क्या है? इसका महत्व है आर्थिक विकास को गति देना, स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना। और युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी में स्वदेशी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और सतत विकास एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बिल्कुल। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। हाँ, अब कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहला है आगामी बजट में आम जन की सहभागिता। जी, अब तक 25,000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। और सुझाव देने की आखिरी तारीख? अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 है और सुझाव वित्त विभाग की वेबसाइट पर दिए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि बजट आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप बने। जी, और सुशासन में सहभागिता भी बढ़े। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। राजस्थान विधानसभा कैलेंडर 2026 का विमोचन किया गया है। अच्छा, इस कैलेंडर में क्या खास है? ये कैलेंडर वंदे मातरम की 150वीं जयंती को समर्पित है। और ये क्या दर्शाता है? ये विधानसभा की परंपराओं, उसके इतिहास और राष्ट्रीय महत्व के दिनों को दर्शाता है। ठीक है, अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए एक कोर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। जी, इसका उद्देश्य है ड्रिलिंग से जो कोर प्राप्त होता है उसका वैज्ञानिक संधारण और अध्ययन करना, ताकि खनिज अन्वेषण को बढ़ावा मिल सके। हाँ, और वैज्ञानिक डेटा का संरक्षण और उपयोग भी हो सके। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। यूएसएसडी स्कैम पर एक एडवाइजरी जारी की गई है। ये क्या है? इसमें चेतावनी दी गई है कि आजकल डिलीवरी एजेंट बनकर यूएसएसडी कोड के माध्यम से साइबर ठगी की जा रही है। तो लोगों को क्या सलाह दी गई है? सलाह यह है कि किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर कोई भी यूएसएसडी कोड डायल न करें और सतर्क रहें। ये बहुत जरूरी जानकारी है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। साइबर क्राइम में राजस्थान का मॉडल। सुनने में आया है कि धोखाधड़ी की रकम बचाने में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। जी, ये बिल्कुल सही है। ये साइबर सुरक्षा में एक प्रभावी मॉडल है और साइबर ठगी की रोकथाम में सफलता को दर्शाता है। चलिए, अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्हें 10 जनवरी 2026 तक कोचिंग संस्थानों में अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। और इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग देना है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी है। जी, वर्तमान में 1,19,000 मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है। मतलब रबी फसल के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। हाँ, ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। और अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं। राजस्थान युवा यौम खेल महोत्सव 2026 का आयोजन 7 से 12 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है युवाओं में खेल भावना को विकसित करना और नई प्रतिभाओं को उभारना। जी, और इसके तहत राज्य स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो ये थी 2 जनवरी 2026 की सूजस बुलेटिन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।